आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की जिन्होंने दुनिया को जिंदगी को देखने का एक नया तरीका दिया। इनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन है जॉन पॉल सार्त्र, लेकिन जब हम इनके नाम को लिखते हैं तब हम जीन पॉल सार्त्रे लिखते हैं। इस वीडियो में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन हम इनके नाम का उच्चारण सार्त्र करेंगे। सार्त्र एक दार्शनिक, लेखक, नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उनकी विचारधारा, उनका जीवन और उनके सोच का प्रभाव जो आज भी लोगों पर है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन। सार्त्र का जन्म 21 जून 1905 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। बचपन से ही वो अलग तरह की सोच रखने वाले इंसान थे। उनके पिता एक नौसैनिक अधिकारी थे और माँ एक शिक्षिका थी। जब सार्त्र केवल 15 महीने के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने उन्हें अकेले पाला। वो अपने दादा दादी के यहाँ रहे, जहाँ उन्हें पढ़ाई लिखाई का एक गहरा माहौल मिला। परिवार में उनका काफी वक्त किताबें पढ़ने में गुजरा और यही से उनके दार्शनिक सफर की शुरुआत हुई। सार्त्र ने पेरिस के फेमस स्कूल इकोल नॉर्माल सुपीरियर से पढ़ाई की। आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पाया। जहां उन्होंने फिलोसॉफी की पढ़ाई की। यहीं पर उन्होंने इंपॉर्टेंट फिलोसोफर से कांटेक्ट बनाए और अपनी बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाया। उनकी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक गहन विचार करना शुरू किया। उन्होंने 1931 में फिलोसॉफी के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। 1939 में उन्हें फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया गया, जहां वो मीटीरोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी के रूप में कार्यरत थे। 1940 में जर्मन सैनिकों द्वारा उनको पकड़ लिया गया और लगभग 9 महीने तक वो वॉर प्रिजनर बन के रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखक के रूप में काम करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी, जैसे कि बीइंग एंड नथिंगनेस और एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। वो अक्सर सवाल पूछते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही सार्त्र ने दर्शन की ओर रुख किया। सार्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद। ये एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान की आजादी और जिम्मेदारियों पर जोर देती है। सार्त्र मानते थे कि इंसान की कोई प्री डिटरमाइंड प्रकृति नहीं है। वो बोलते थे कि इंसान के पास फ्री विल है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जिंदगी में तुम जो भी चुनाव करते हो वो तुम्हारी चॉइस होती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां तुम कोई चुनाव नहीं करते, लेकिन सार्त्र कहते हैं कि कोई चुनाव न करना भी तुम्हारी चॉइस ही है। जब तुम कोई चुनाव नहीं करते उस कंडीशन में भी तुम्हारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो तुम चुनाव कर सकते थे या चुनाव नहीं कर सकते थे। तुमने खुद से ये डिसाइड किया कि मुझे चुनाव नहीं करना। सार्त्र यहाँ पे हमें चीजों की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि हम जो भी होते हैं वो हम खुद के चुनाव का परिणाम होता है। इसका मतलब ये कि हमारा अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस हमारे एसेंस से पहले आता है। इसलिए सार्त्र फेमसली कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। हम इस चीज पर गौर करते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का हमारा पर्पज क्या है। सार्त्र का मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज या इंसान किसी खास मकसद के साथ पैदा नहीं होता, यानी हमारा कोई नेचुरल उद्देश्य नहीं होता। सार्त्र कहते हैं इंसान पहले दुनिया में आता है और उसके बाद अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। हमें अपने जिंदगी का मतलब खुद ढूंढना पड़ता है। यहीं पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध वाक्य को रखा, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। मतलब इंसान आजाद होने के लिए मजबूर है। तुम्हारे जीवन का कोई प्री डिटरमाइंड गोल नहीं है। हम अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाते हैं। इस विचारधारा का निचोड़ यह है कि हम पूरी तरीके से आजाद है, लेकिन ये आजादी जिम्मेदारी के साथ आ रही है। सार्त्र कहते हैं कि हम अपने हर काम के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। सार्त्र का मानना था कि आजादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। जब हम किसी चीज के लिए आजाद होते हैं तो हमारे पास बहाने बनाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आजादी एक बोझ की तरह भी होती है। इसे उन्होंने नौशा कहा है, जो उनकी किताब का भी नाम है। सार्त्र को लगता है कि लोग हमेशा अपनी आजादी से भागने की कोशिश करते हैं। वो जिम्मेदारियों से बचने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं, या कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में लिखा था।
सार्त्र इसे बैड फेथ कहते थे। बैड फेथ वो स्थिति है जहाँ पे इंसान अपनी आजादी को नकारने लगता है और खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगता है। सार्त्र के लिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, इसीलिए हम खुद अपनी जिंदगी के रचयिता है। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब यह है कि हम अपनी आजादी को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन अगर कोई ईश्वर नहीं है तो फिर हमें खुद ही तय करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सार्त्र फ्रेडरिक नीचा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। नीचा ने फेमसली बोला था गॉड इज डेड। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो जब नीचा ने कहा गॉड इज डेड, वो जर्मनी के लिए एक डिफिकल्ट टाइम था। वहां पे वॉर्स चल रही थी और जर्मनी को बहुत छोटे छोटे देशों ने इन्वेड करके रखा था। तब नीचा प्रोफेसर थे और उनको अपने देश की चिंता थी। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, जर्मनी की इतनी बुरी हालत है, वॉर चल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, हमें इससे कौन बचाएगा? तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑफ कोर्स भगवान बचाएगा, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, भगवान अच्छा ही करेगा और भगवान की वजह से हमारी कंट्री जीत जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने सभी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दी। सो नीचा ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे थे। तब उन्होंने भगवान का एक पुतला बनाया और वो उस पुतले को चौराहे पे लेके गए और उन्होंने उस पुतले को फूंक दिया और अनाउंस किया, गॉड इज डेड, आई किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी के चौराहे पे मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया। अब बताओ जर्मनी को कौन बचाएगा, चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि भगवान कुछ नहीं करने वाला। भगवान पे किसी चीज की जिम्मेदारी छोड़ना कितनी मूर्खता है और हमारे देश की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। और सार्त्र भी कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं कि हमें अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। नीचा की तरह धर्म की परंपरागत धारणाओं को नकारते हुए सार्त्र ने कहा कि इंसान को अपनी नैतिकता खुद बनानी चाहिए। कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें अपने कामों का फैसला खुद करना होगा और उसी के आधार पर हम अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। सार्त्र सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक बेहतरीन लेखक भी थे। 1964 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान उनके साहित्यिक और दार्शनिक योगदान, खासकर अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म के विचारों के लिए दिया जा रहा था। लेकिन सार्त्र ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मानते थे कि एक लेखक को किसी भी संस्था या पुरस्कार से जुड़ना नहीं चाहिए ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। सार्त्र ने हमेशा अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके काम को एक खास तरह की विचारधारा या पुरस्कार की तहत आंका जाए। ये उनके इस विचार का हिस्सा था कि इंसान को बाहरी पहचान या पुरस्कार की वजह अपने काम और फैसलों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने कई उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे जिसमें उन्होंने अपनी दार्शनिक सोच को साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। तो उनके कुछ मेन लिटरेरी वर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। नौजिया सार्त्र का पहला उपन्यास यानी कि नॉवेल है जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास एक व्यक्ति एंटोनियो रोकांटिन के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमता है। रोकांटिन एक लेखक है जो अपने जीवन और अस्तित्व के अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं। उनको अपने जीवन में गहरी उलझन और बेचैनी महसूस होती है जिसे सार्त्र ने नौजिया कहा है। ये उलझन उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि संसार और उसकी चीजें अर्थहीन है और इंसान को अपनी जीवन का मतलब खुद बनाना होता है। नो एग्जिट सार्त्र का एक नाटक है जिसमें 3 लोग मरने के बाद एक कमरे में बंद होते हैं और एक दूसरे के साथ अनंत काल तक फंसे रहते हैं। वहां उन्हें एहसास होता है कि असली नर्क कोई आग या पीड़ा नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं। इस नाटक का एक प्रसिद्ध वाक्य है, हेल इज अदर पीपल। नर्क दूसरे लोग हैं। सार्त्र के अनुसार हमारे रिश्ते और समाज के लोग हमें सीमित करते हैं और हमारी आजादी पर अतिक्रमण करते हैं। पात्रों के बीच की बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि वो अपनी फ्रीडम को खो चुके हैं और एक दूसरे के प्रति उनकी निर्भरता उन्हें नर्क में डाल रही है। नाटक हमें यह भी दिखाता है कि कैसे लोग अपने वास्तविक स्वभाव से दूर भागते हैं और दूसरों के सामने एक इमेज बनाते हैं जो हम नहीं होते। ये नाटक मानवीय संबंधों की जटिलता और अस्तित्ववादी उलझन को दर्शाता है।
बीइंग एंड नथिंगनेस सार्त्र की एक गहन दार्शनिक रचना है जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अस्तित्व यानी कि बीइंग और शून्यता यानी कि नथिंगनेस की जटिलताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सार्त्र का मानना है कि इंसान के पास पूर्ण आजादी है, लेकिन इस आजादी के साथ जिम्मेदारी का बोझ भी आता है। उनके हिसाब से इंसान का कोई पहले से तय किया हुआ उद्देश्य या अर्थ नहीं होता। इंसान को अपने कर्म से खुद को बनाना पड़ता है। सार्त्र ने यह भी कहा कि इंसान की प्रवृत्ति में एक शून्यता है, जिसका मतलब यह है कि इंसान के पास कोई प्री डिटरमाइंड सार नहीं है। वो अपने कर्मों से अपने सार का निर्माण करता है। सार्त्र की लव और रिलेशनशिप पे बहुत अलग सोच थी। उनके लिए फ्रीडम ही सब कुछ था। वो मानते थे कि प्रेम में इंसान अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकता। अगर हम हमारे पार्टनर पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं तो ये हमारी आजादी का नकार होता है। उनके अनुसार प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी तरीके से मालिक बनाना चाहता है, यानी हम चाहते हैं कि हमारा साथी हमें पूरी तरह से समझे और बिना किसी शर्त के हमें अपना ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी होती है और कोई भी किसी और के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता। इसी के साथ जब हम किसी को चाहते हैं तब उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें पूरी तरीके से चाहे, लेकिन ऐसा करना दूसरों की आज़ादी को सीमित करना है। इसलिए सार्त्र के अनुसार प्रेम एक जटिल स्थिति है जहां दो लोग आज़ाद रहकर ही एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। सार्त्र का मानना था कि प्रेम में हमेशा एक संघर्ष रहता है, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनना चाहते हैं लेकिन वो अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहता है। इस वजह से प्रेम और रिश्तों में तनाव होता है। उनकी जीवन साथी सिमोन भी एक दार्शनिक थी और दोनों का रिश्ता इस बात का उदाहरण था कि दो लोग एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहते हुए भी आज़ाद रह सकते हैं। उनका रिश्ता ट्रेडिशनल नहीं था, दोनों ने कभी शादी नहीं की और उनके रिश्ते की बुनियाद आपसी समझ और आज़ादी थी। उनका रिलेशनशिप एक ओपन रिलेशनशिप था जिसमें वो एक दूसरे को आज़ादी देते थे कि वे दूसरे के साथ भी रिश्ता बना सके। सार्त्र ने कहा था कि समाज एक तरह का सांचा होता है जिसमें हम सभी को ढालने की कोशिश की जाती है। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को सांचे में डालकर एक खास तरह का आकार दिया जाता है, वैसे ही समाज हमें एक खास तरह का इंसान बनने के लिए कहता है। समाज के पास बहुत सारे नियम और कानून होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये नियम हमारी खुद की सोच और इच्छाओं से अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाज में अक्सर लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी खास तरह के करियर को चुने, शादी करे, बच्चे पैदा करे एक्सेट्रा। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि ये समाज की बनाई हुई धारणाएं हैं और हमें खुद ये तय करना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। हालांकि सार्त्र व्यक्ति की फ्रीडम पर जोर देते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हमें अपनी आज़ादी का उपयोग समाज के भलाई के लिए करना चाहिए। सार्त्र की सोच सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी। वो मानते थे कि हमारी आज़ादी का प्रभाव समाज पर होता है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हमारे हर फैसले का असर दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें समाज के प्रति भी जिम्मेदार रहना चाहिए। सार्त्र मार्क्सवाद के भी समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह एक ऐसा रास्ता है जो समाज को बराबरी और न्याय की दिशा में ले जा सकता है। सार्त्र का जीवन सिर्फ दर्शन और साहित्य तक सीमित नहीं था, वो एक एक्टिविस्ट भी थे। वो फांसीवाद, साम्राज्यवाद और किसी भी तरह की गैर बराबरी के खिलाफ थे। उन्होंने फ्रांसीसी कॉलोनियलिज्म की भी कड़ी आलोचना की और अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। उन्हें लगता था कि इंसान को सिर्फ व्यक्तिगत आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि समाज में भी बराबरी और न्याय होना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया कि दमन का मतलब है किसी अन्य की स्वतंत्रता को नकारना। उनके अनुसार एक व्यक्ति के लिए अपनी खुद की फ्रीडम को पहचानना और दूसरे के फ्रीडम का सम्मान करना दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सार्त्र का क्रिटिसिज्म। सार्त्र के अस्तित्ववादी विचारों को अक्सर पेसिमिज्म के रूप में देखा जाता है। उनके अनुसार मानव अस्तित्व निराशा और अर्थहीनता से भरा है। आलोचकों का यह तर्क है कि यह दृष्टिकोण लाइफ को एक पेसिमिस्टिक लाइट में दिखाता है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज से अग्री नहीं करता, क्योंकि जब मैं सार्त्र की फिलोसफी पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ उम्मीद नजर आती है। जब वो फ्री विल, फ्रीडम और जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ये किसी भी तरीके से पेसिमिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आता है उनकी फ्रीडम की विचारधारा को लेके। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी पूरी आज़ादी की विचारधारा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इंसान की जिंदगी केवल फ्रीडम पे आधारित नहीं होती।
कई बार समाज की संरचनाएं और परिस्थितियां इतनी मजबूत होती है कि व्यक्ति की आजादी सीमित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गरीबी और दमन जैसी स्थितियां किसी व्यक्ति की फ्रीडम को कर्ब कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सार्त्र का ईश्वर नहीं है वाला विचार जीवन को निराशाजनक बना सकता है। सार्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी नैतिकता खुद बनानी होती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर सब अपनी नैतिकता खुद बनाएंगे तो लोग गलत काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी तय नियम नहीं होंगे। इसलिए कुछ नियम जरूरी है ताकि समाज में अराजकता ना फैले। कैथोलिक चर्च और बाकी सारी धार्मिक संगठनों ने सार्त्र के विचारों की आलोचना की, क्योंकि वो मानते थे कि बिना किसी उच्च नैतिक नियमों के समाज में नैतिक पतन हो सकता है। और लास्ट क्रिटिसिज्म यह है कि सार्त्र के विचार ज्यादा बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल थे, जिनमें इंसान की इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। क्रिटिक्स का कहना है कि इंसान केवल तर्क से नहीं चलता, उसमें भावनाएं भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सार्त्र की सोच में भावनाओं का पक्ष थोड़ा कमजोर है। 1975 में सार्त्र का निधन हुआ, लेकिन उनकी सोच आज भी जीवित है। उनकी किताबें, नाटक और विचारधाराएं आज भी दुनिया में पढ़ाई जाती है। खासकर उनकी अस्तित्ववाद की सोच ने लोगों को ये सिखाया कि वो अपनी जिंदगी का अर्थ खुद ढूंढ सकते हैं और हम हर काम के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खुद ढूंढता है। उनके विचारों के अनुसार हम जो भी काम करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, और हमारी फ्रीडम ही हमें ताकत देती है जिससे हम हमारी जिंदगी को आकार दे सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख यह है कि जिंदगी वैसी होती है जैसे हम इसे बनाते हैं। हमारे पास हर पल अपनी जिंदगी का चुनाव करने की आज़ादी है, और यही आज़ादी हमारी सबसे बड़ी पावर है। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपने फैसलों और कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी इस शिक्षा ने न सिर्फ दर्शन बल्कि लोगों की पर्सनल और सोशल लाइफ पर भी गहरा प्रभाव डाला है।